हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। वेलकम टू एजी साइंस। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम अनाउंस हो चुकी है और 27 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस चैनल पे पी बाई क्यू सोल्यूशन सीरीज। ग्रुप डी में जितने भी साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम सोल्यूशन करा रहे हैं। बहुत ही डीप वे में करा रहा है। जैसे मैंने पहला सेट बना चुका हूँ आपको, जो 17/12/2022 के शिफ्ट नंबर 1 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, और मैं आज सेट 2 का क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत डिटेल से देखेंगे। 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, कैसे बताया था पिछले क्लास में, मैंने बताया था कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। और मैं इस वीडियो में साइंस का वो अप्रोच बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो आप क्वेश्चन को, ऑप्शन को कैसे छाट सकते हैं और आप तुक्का लगाकर भी सही कर सकते हैं। तो सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से क्या किसी ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? कह रहा है क्या ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित कौन करता है? देखो यार, ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफोन, ट्रांसफॉर्मर, स्पीकर और क्रिस्टल। ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इसमें तो किसी प्रकार के ध्वनि की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे वो देखोगे ना, जो नमक के दाने होते हैं, चीनी के दाने, वो सब क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक क्रिस्टल से हमें भी कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और सी में देखो, माइक्रोफोन और स्पीकर में कौन हो सकता है? तो देखो यार, ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है मेरे भाई? तो माइक्रोफोन है। जैसे माइक्रोफोन है हमारा ना, ये माइक्रोफोन है हमारा। तो माइक्रोफोन में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में क्या करते हैं, अपने साउंड लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से बोलते हैं। और ये माइक्रोफोन क्या करता है, इस जो हम लोग बोलते हैं तो इसको एक विद्युत संकेत में क्या करता है, इसको परिवर्तित कर देता है और इसको परिवर्तित करके एक एम्पलीफायर में देता है। किस में देता है? एम्पलीफायर में। जो हमारे साउंड को क्या करता है, साउंड को क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है। जो हमने बोला वो ज्यादा तेज करके बताता है, ठीक है, तेज करके सुनाता है, जो भी कह लो। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, क्या होता है, ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में चेंज करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों के यौन परिपक्वता से संबंधित है? देखो यार, क्वेश्चन में बोल दिया लड़कियों के बारे में, तो लड़कियों के बारे में बस कॉमन से लगा लो, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लड़की के बारे में चर्चा किया गया है? तो देखो यार, लड़की के बारे में जो चर्चा किया गया है, स्तन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, यानी कि जो चीज होती है यौन परिपक्वता से जो संबंधित है लड़कियों में, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होता है। जो किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन लड़कियों के बारे में इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, तैलीय त्वचा और मुहासे, शरीर के विभिन्न भागों भागों पर बाल उगना, अपने रूप के प्रति सचेत। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों प्रकार में होते हैं, पुरुष और औरत। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों प्रकार के, लड़का और लड़की में ये दोनों चीजें देखी जाती है, ठीक है। तेलीय त्वचा यानी कि त्वचा स्किनी हो जाता है, कील मुहासे आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं चेहरे पे, बहुत सारे। जैसे हम किशोरावस्था से के दौरान हमारे क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों पे बाल का उत्पन्न होता है। ये चैप्टर प्रजनन में सब चीजें अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियों के बारे में बोला गया है, तो लड़कियों के बारे में सिर्फ स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? आप सबको पता है इस क्वेश्चन का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसके फोकस दूरी के संदर्भ में क्या होता है? मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन का सबको आपको पता होगा आंसर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। इस तीसरा नंबर के क्वेश्चन को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, तो इसका आंसर आप खुद कमेंट में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, एक बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, दिए गए परिपथ में 4 ओम में क्या है, 4 ओम प्रतिरोध पर विभवापात पूछा है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, ऐसे क्वेश्चन को बिना कलम उठाए करना है, सीधे क्या करना है, 4 ओम से पूछ रहा है तो 4 ओम से पूछ रहा है तो सीधे करो 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 करो। 4 का कितना टाइम हो जाएगा,
अढ़ाई टाइम, अढ़ाई दूना कितना 5, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने कल बताया था इसका डिटेल से कैसे होता था, आज मैं ट्रिक से बताया, बस इतना करो खत्म, विद इन अ सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कल मैं फिर बता रहा हूँ, आज फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मेरा जो श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का जो रेशियो होता है वही रेसिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का रेशियो है 4:6, यही वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा 4:6। सर्किट का टोटल वोल्टेज 5 है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज 4 और 6 10 हुआ। पूछा है कितने, ये V1 और V2 का रेशियो है, पूछा है किससे, 4 ओम से, तो 4 ओम में कितना वोल्टेज जा रहा है, 4 है, तो मैंने 4 से गुना किया, 4 से 2.5 टाइम्स, और 2.5 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और 6 से पूछता तो क्या करते हैं, 5/10 करते इंटू 6 कर देते, 6×5 = 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 3 वोल्ट। देखो 3 वोल्ट इससे जा रहा है और 2 वोल्ट किससे जा रहा है, 4 ओम से, 3 और 2 मिलकर कितने हो गए, 5 वोल्ट। जो सर्किट में टोटल वोल्टेज हुई 5 वोल्ट है। एक हमारा क्या हो गया, जो हमने किया उसका एक तरह से हमने चेक कर लिया, टेस्ट भी कर लिया कि दोनों मिलके 5 हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भाई कलम नहीं उठाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सेम टाइम माइंड में कैलकुलेशन करना है और सीधे खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। मैं बता रहा हूँ, टाइम को बचाना है, मेरा मेन मोटिव है क्वेश्चन को, टाइम को बचाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी दिए गए प्रतिरोध आर को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या है। जैसे देखो भाई, एक बड़ा सा प्रतिरोध है, ठीक है, चलो ये थोड़ा और बड़ा देता हूँ, इसको एडिट करो, ठीक है, क्या है, एक बड़ा सा प्रतिरोध है, ठीक है, इस प्रतिरोध की वैल्यू कितना है, आर है, ठीक है, इसको क्या करा, 2 बराबर भागों में काट दिया हमने, बीच से क्या किया, इसको बीच से क्या किया, काट दिया। तो बीच से काटेंगे तो इस हिस्से का प्रतिरोध और इस हिस्से का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगा। जब इस दोनों को आप वापस एक साथ जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आर के इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, R/T, D फॉर डॉग, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कोई भी अभिक्रिया जो अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है। देखो यार, क्वेश्चन में ही दे दिया, अवक्षेप उत्पन्न करती है, यानी कि वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाएगी। बोलो इस बात से सहमत हो, सबको मैंने बताया था इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अवक्षेपन अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की कुल संख्या क्या होगी। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो यार, कार्बन की जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 2p2 लिखोगे, ठीक है। तब देखो हमारे कोषों की संख्या क्या होती है, के होती है, एल होती है, एम होती है, एन होती है। इसमें कितना होता है, 2 8 18 और 32। तो पूछ रहा है क्या कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की कुल संख्या, यानी कि जिस कार्बन की जो टोटल 6 परमाणु है ना, 2 2 4 2 6, इस 6 परमाणु को व्यवस्थित करने के लिए हमें कितने कोषों की संख्या बढ़ेगी। देखो तो के में हम लोग 2 परमाणु को डाल देंगे, ठीक है, 2 अणु को डाल देंगे इसमें, ठीक है, 2 को डाल देंगे, और बचे कितने, 4, बचे कितने, 4, तो 4 को हम लोग किसमें डालेंगे, एल में डालेंगे, तो हमें कितने कोषों की संख्या लग रही है, तो के और एल, यानी कि 2 कोषों की हमें टोटल संख्या लग रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण अनलैंगिक, जिसमें एक ही के द्वारा, एक ही मतलब 2 नहीं, एक ही जनन अंग होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है, अलैंगिक प्रजनन, और एक दूसरा प्रजनन क्या होता है, लैंगिक, जिसमें क्या होते हैं, इसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी है, ठीक है। और अलैंगिक में क्या, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, यानी कि दोनों एक ही रंग के, ठीक है, दोनों एक ही रंग के, या तो मेल मेल हो या तो फीमेल फीमेल हो, यानी कि एक ही तरह से जो होता है उसे बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है मुकुलन, विखंडन और द्विचर विखंडन, जिसको बोलते हैं बाइनरी विखंडन। तो ग्राफ्टिंग जो है, ये ग्राफ्टिंग क्या है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, 2 पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे 2 समान पौधा है, ठीक है, इसमें से क्या, इसमें से ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ये भी क्या है, पौधा है। इस पौधे में से कुछ हम कलम को काट लेते हैं, इसके कनखी को काट लेते हैं, इसको तने को काट लेते हैं, और इसको हम लोग इस पौधे के साथ जोड़ देते हैं ताकि दूसरा पौधा नया प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रजनन। क्या है, प्रजनन का पार्ट नहीं है, एक प्रकार की विधि है, ठीक है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन को सबको आंसर समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, गुर्दे में मूत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रम में
तीन प्रक्रियाओं में शामिल होती है। देखो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर तुम्हें पता नहीं है ना तो कॉमन सेंस लगाना है, ऑप्शन पढ़ना है, निस्पंदन, निष्कासन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, निस्पंदन, यानी कि यही तीन जो है ना, एक दो, निष्पंदन, निष्कासन और चयनात्मक पूर्ण अवशोषण, यही तीन चीज है, यही तीन चीज होती है हमारे गुर्दे में। एक तो पता चल गया गुर्दे में तीन चीज की होती है, तीन प्रक्रिया में होती है मूत्र का निर्माण होने का, तीन प्रक्रिया होता है, ये तीनों का दिया। बस इसने क्या कर दिया, ऑप्शन को व्यवस्थित कर दिया कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। भाई देखो तुम खुद से कॉमन सेंस लगाओगे तो मूत्र का जब निर्माण होगा तो मूत्र का तो लास्ट में निष्कासन बहुत होना जरूरी है, होगा ना, निष्कासन तो निष्कासन होना जरूरी है, बाहर निकलना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो कि लास्ट की जो प्रक्रिया होगी वो निष्कासन होगी। तो निष्कासन देखो तो कौन कौन से ऑप्शन में है, निष्कासन है एक, एक, दो, और ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी हमारा कभी नहीं हो सकता है, जिंदगी में नहीं होगा। तो ये चीजें समझ में आ गई, हमें नहीं पता था कौन कौन सी होती है, लेकिन कॉमन सेंस से मैंने लगाया, ऐसे किया, अप्रोच बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अब बात आती है कि निष्पंदन और चयनात्मक पुनः अवशोषण, ये दोनों में से कौन आगे होगा। तो सबसे पहले होता है निष्पंदन। यहाँ पे क्या किया जाता है, गुर्दे में क्या करता है, जो केशिका गुच्छा रहता है जिसको बोलते हैं ग्लेमेरुलस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस। इसमें क्या करता है, इसमें नेफ्रॉन से हम लोग रक्त को क्या करते हैं, रक्त नेफ्रॉन में डालते हैं, वहां से फिल्टर किया जाता है। निस्पंदन का मतलब होता है फिल्टर करना। जो वृक होता है, वृक कहने का मतलब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको फिर से फिल्टर करने के बाद जो चीज अपशिष्ट बचते हैं उसको चयनात्मक तरफ से पूर्ण अवशोषण किया जाता है। फिर बाद में हमारा मूत्र का क्या होता है, निष्कासन होता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले निस्पंदन करते हैं, फिर चयनात्मक पूर्ण अवशोषण करते हैं, उसके बाद निष्कासन करते हैं। तो आपको अप्रोच से पता चल गया निष्कासन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन को करने का तरीका होना चाहिए, आपको पता है या नहीं, कुछ कॉमन सेंस साइंस की चीजें में अप्रोच, अगर साइंस की क्वेश्चन में आपके पास अप्रोच है तो आप क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पढ़ते हैं। हाँ भाई 10 का क्वेश्चन देखो, इस 10 को क्वेश्चन विद इन अ सेकंड बिना कलम उठाए करना है, क्योंकि देखो बोले एक अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस जैसे ही बोला हमारे दिमाग में आना चाहिए, अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। क्या होता है उत्तल लेंस, क्या होता है उत्तल लेंस, सबको पता है उत्तल लेंस। बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु, यानी कि वस्तु दूरी दिया है कितना, वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस में वस्तु दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। यानी कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो हमारा दिया हुआ है कितना, मेरा आपका दिया हुआ है 30, ये क्या होता है आपका 30 सेंटीमीटर, माइनस नहीं है 30 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। तो पूछा है कि आवर्धित, आवर्धन क्या होता है, v बटे यू होता है, वस्तु दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी, सॉरी आवर्धन क्या होता है आपका, एम बराबर क्या होता है, माइनस भी डिवाइडेड बाई यू होता है, एम बराबर माइनस भी डिवाइडेड बाई यू होता है। तो आपको बस यहीं से डिवाइड करना था, 30 डिवाइडेड बाई 25 करना था, तो 5 छक्का 30, 25 25, यानी कि आंसर आएगा मेरा 6/5। लेकिन 6/5 गलती से भी मत करना भाई, 6/5 मत करना, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ने पहले बोल दिया है कि जो दूरी पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि जो कहीं ना कहीं जो आवर्धन हुआ होगा वो आवर्धन नेगेटिव में हुआ होगा। आवर्धन कहाँ हुआ होगा, नेगेटिव में हुआ होगा, पीछे हुआ होगा। तो नेगेटिव कहने का मतलब उल्टा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आवर्धन आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बुझा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाओ और करो, ठीक है। और बेसिक से बनाते तो तुम यही करते, एम बराबर लिखते तुम क्या, माइनस क्या होता है, v डिवाइडेड बाई होता है आवर्धन का फॉर्मूला। तो माइनस v की वैल्यू कितना है भाई 30 है, और माइनस यू की वैल्यू है -25, तो माइनस माइनस करोगे तो क्या होगा 30/25, वही चीज आएगी 6/5, यानी कि जो आया 6/5 आया। लेकिन 6/5 नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना होगा। 6/5 एक बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, लेकिन वास्तविक और उल्टा बना है, उल्टा कहने का मतलब नेगेटिव में गया होगा, इसलिए आया है नेगेटिव वाला आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो भाई समझ में आया। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था, बस इसको 30 में 25 से डिवाइड करना था, वही आंसर था 6/5, और वस्तु का उल्टा था तो नेगेटिव में आवर्धन जाएगा। बोलो मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। नीचे दर्शाए गए आकृति में आपतित किरण और निर्गत किरण क्रमशः किस प्रकार है। देखो यार, एक प्रिज्म में ये वाला जो होती है आपतित किरण होती है, और ये वाला जो जाती है निर्गत बाहर निकल रही है। तो आपतित किरण कौन हुआ, ए हुआ और बी हुआ। आपतित किरण क्या हुआ, ए बी हुआ, और निर्गत किरण क्या हुआ, सी और डी। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, ए बी और सी डी ऑप्शन नंबर है। ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर
रखे धारावाही चालक पर बल ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः खाली स्थान और दिशाओं को दर्शाते हैं। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैं बता देता हूँ, इजी सा याद कर लेना ट्रिक। फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम है, ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बता रहा हूँ, सॉरी यार, फ्लेमिंग का बाएं हाथ, ये अंगूठा हो गया हमारा, ये मेरा क्या हो गया, तर्जनी हो गया, और ये अंगुली है हमारा मध्यमा हो गया, मध्यमा हो गया, छोटी छोटी अंगुलियां और दो बच गई। चलो याद रखना, ये फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है ये बताता है हमारा फोर्स, ये बताता है बी, और ये बताता है हमारा आई धारा। क्या बताता है, धारा। और ये बी होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र। और एफ जो बताता है हमारा फोर्स बताता है, फोर्स यानी कि बल, यानी कि जो ये बताता है क्या, एफ बी आई। अंगूठा, अंगूठा क्या बताता है, फोर्स। तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो होता है मध्यमा अंगुली बताता है हमारा धारा। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तर्जनी किसको बोलते हैं, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना। ये देखो 5 अंगुलियों के बीच में सबसे बीच वाली अंगुली धारा बताती है, इसलिए इसको मध्यमा बोलते हैं। और ये अंगूठा हुआ तो तर्जनी अंगूठा के जो बगल में है उसी को तर्जनी बोलते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। ठीक है, तो इस चीज का आंसर आ गया एफ बी आई। तो देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या हुआ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पूछा है अंगूठा, तो अंगूठा बताएगा फोर्स, और तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बल और चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो तीनों में होता है हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है, ये तीनों इस तरह से रखे जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। तीनों अपने आप में लंबवत होते हैं, इस चीज को याद रखना, हमेशा पूछ सकता है। ठीक है, अब पूछ देगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है आपका मोटर में, इसमें मोटर में। और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी बता देता हूँ यहाँ पे, ये भी पूछ देता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये अंगूठा है आपका, ठीक है, ये तर्जनी है, सॉरी, ये अंगूठा, और ये तर्जनी, और ये आपकी मध्यमा अंगुली, ठीक है, और ये छोटी छोटी दो अंगुलियां। ठीक है, ये बताता है आपका मोशन, बताता है गति, मोशन। और ये बताता है बी, और ये बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, ये भी क्या बताता है, धारा, इंड्यूस्ड धारा यानी कि उत्पादित धारा बताता है। और ये बी, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र, और एक सिर्फ बताता है मोशन, मोशन बोले तो गति बताता है, याद रखना। एम बी आई तरीका है, एफ बी आई एम बी आई, इसका यूज करते हैं हम लोग जनरेटर में, किसके, जनरेटर में यूज करते हैं, जनरेटर में। कहाँ, जनरेटर में, जब भी गति निकालने की बात आती है तो इसमें हम लोग यूज करते हैं जनरेटर में। और ये हुआ क्या यहाँ पे, ये भी आपस में तीनों के तीनों 90 डिग्री होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। याद करने का तरीका है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जनरेटर से यूज करते हैं, कैसे, क्योंकि जो हमारे जनरेटर होते हैं, जो हमने बिजली बनाने के लिए, बिजली को जनरेट करने के लिए हमारे घर में शादी ब्याह जब होता है तो उस समय जनरेटर को हम लोग लाते हैं, तो उसको दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, हैंडल से घुमाते हैं। तो याद रखना दाएं हाथ से घुमा के स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जनरेटर के लिए हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगता है, और बच गया जो उल्टा होगा मोटर के लिए। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का पहचान कीजिए। कथन 1, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों का किया जाता है। ठीक है, आगे देखता हूं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट के जल में विलय विलय किया जाता है और क्रिस्टलीकरण करण के जल के 10 अणुओं वाले वाशिंग सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। यानी कि कौन सा कथन सत्य होगा। देखो यार, सबको पता है कि जो सोडा अग्नि शमन यंत्र होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं हम लोग NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, निर्जल जो सोडियम कार्बोनेट का यूज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है, सबको पता है। सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बोलो या सोडियम कार्बोनेट बोलो, सेम फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोडा अग्निशमन में किसको यूज करते हैं, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है और क्रिस्टलीकरण के जल के 10 अणुओं वाले वाशिंग सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। आप सबको पता है कि जब आप वाशिंग सोडा को सोडियम, जब क्या करते हैं हम लोग, सोडियम को निर्जल इसको Na2CO3 को आप
किसी जल के विलयन में डालते हो तो जो बनता है हमारा क्या बनता है, सबको पता है वाशिंग सोडा बनता है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला क्या आता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। यही आता है ना हमारा ये वाशिंग सोडा। यानी कि देखो तो जो क्रिस्टलीकरण के जल के 10 अणुओं, यानी कि 10 अणुओं के वाशिंग सोडा, यानी कि इसी को तो बोलते हैं वाशिंग सोडा, इसी को तो बोलते हैं वाशिंग सोडा। इसका क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, लिख देता हूं मैं इधर पे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखना। तो इसमें देखो तो जल के 10 अणु बन रहा है कि नहीं, वाशिंग सोडे के लिए 10 जल के 10 अणुओं का क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। इसलिए वाला जो ऑप्शन है कथन नंबर 2 सही है और ये गलत है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में किस में दे बोल रहा है, कथन ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कथन एक सत्य है, ये गलत है। कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो समझ में आया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। भाई मैं बता रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, हर ग्रुप डी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है, रेलवे का फेवरेट है। तो भाई मैं बताओ, अगर आप लोग को केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर अच्छे से पढ़ना है, ट्रिक्स जानना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, तो आप बताना, इसका एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। केमिकल रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आपको चाहिए तो एक कमेंट में जरूर बताना, तो मैं जरूर बना दूंगा ऐसा क्वेश्चन, तरीके बता दूंगा कैसे करना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलता है जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो यार, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होता है, जुटना, याद रखना। ऑक्सीजन का जुटना, तो इधर हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन का हटना या निकलना, ऑक्सीजन का निकलना लिख देता हूँ। ठीक है, एक होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इधर से होता है निकलना, तो इधर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना। और एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इधर से होता है त्याग, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपना देसी भाषा में याद रखो, त्याग ग्रहण छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। और इधर इलेक्ट्रॉन का जुटना। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात किया जाए तो ऑक्सीजन जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा। अपचयन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन को जब निकल जाएगा तो अपचयन हो रहा है उस चीज का, और जब हाइड्रोजन जुटेगा तो अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुटना तो अपचयन हो रहा है। ये सारी चीजें का तरीका है, मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है, आप कैसे करोगे। ये जो इलेक्ट्रॉन वाले हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को देख करके किसका अपचयन हो रहा है, कैसे कब कैसे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मेरे पास एक अच्छा सा ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को करना है। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबको पता है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, किसके साथ निकल रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर 1 में चलो, ये छोड़ो, ये सब गलत है, मिस टाइप हो गया। ऑप्शन A B C D पूछ रहा है क्या, ZnO प्लस C इक्वल टू ZnO। देखो तो जिंक में ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, जिंक में ऑक्सीजन। देखो तो यहाँ पे इस एरो के इस तरफ देखो, ये जिंक है और इधर जिंक। देखो तो यहाँ पे जिंक में O था, यहाँ पे O ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, निकलना क्या कहलाता है मेरे भाई, अपचयन अभिक्रिया होता है। एक क्या हो गया, यहाँ पे हो रहा है अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, बोलो हो रहा है ना अपचयन। और यहाँ पे देखो तो सी और सीओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुट रहा है, ऑक्सीजन जाके इधर कार्बन के साथ जुट गया है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, मैंने यहाँ पे बताया है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों की क्रिया होती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 2 को भी करके देखना, ऑप्शन नंबर 3 भी वही है। ठीक है, ये आई नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा ना, इसमें किसी भी प्रकार का ऑक्सीकरण का अभिक्रिया नहीं है। करके आप देख लेना कैसे नहीं है, आप लोग को पता चल जाएगा। एक प्रकार का क्या है आपका, ये आपका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, एक प्रकार का ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इस चीज का याद रखना, क्वेश्चन का आंसर इस चीज का, ये क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब ये ट्रिक आप बोलोगे तो बता दूंगा, ट्रिक आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बारे में, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक है, कैसे याद करना है। आप रिएक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना कि हाँ सर इसका बना दीजिए, मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बोल रहे भाई, विद्युत मोटर के आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल होता है। तो क्या विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर का आर्मेचर, ये होता है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर होता है। ठीक है,
और इस आर्मेचर पे हम लोग स्लॉट जैसा बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं स्लॉट, ठीक है। इस पे हम लोग बाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। आप लोग यार बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे रहता है, थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन रहा है तो घबराना नहीं है, ठीक है, ऐसे रहते हैं। मैं थोड़ा हल्का रफली फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आर्मेचर इसी को बोलते हैं, ठीक है। इस आर्मेचर इस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। वाइंडिंग करने का मतलब यहाँ पे क्वाइलिंग करते हैं, कुंडली करते हैं। आर्मेचर में क्या करते हैं हम लोग, कुंडली करते हैं मोटर के, ठीक है। अब बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा एक नरम लोहा का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, बना होता है, नरम लोहा का बना होता है, नरम लोहा का बना होता है, ठीक है। आर्मेचर नरम लोहा का बना होता है। और इस पे हम लोग इस स्लॉट में क्या करते हैं, इस स्लॉट में, इस ढांचे में, इस खांचे में क्या करते हैं, कुंडली करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और इसमें किसी प्रकार का चुंबक नहीं होता है, किसी प्रकार का चुंबक नहीं होता है। इसके रोटर जो होते हैं ना, इसमें जो रोटर होता है, जब तुम आईटीआई अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा उसको सब सारी चीजें पता होगा। रोटर क्या होगा, रोटर घूमता है तो नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करते हैं, वो सब अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हमें पूछा है विद्युत मोटर के आर्मेचर में निम्नलिखित में कौन सा भाग शामिल होता है, ये नरम लोहा का बना होता है। और इसमें क्या करते हैं, इस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, कुंडली करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा एक और दो सही है, केवल ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या हो रहा है, एक और दो दोनों। यार ये टाइपिंग सही से नहीं हुआ है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 15 का डी। चलो क्वेश्चन नंबर 16। 16 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो जल्दी से कर लो। बोल रहा साइक्लो हेक्सेन में खाली स्थान सीसी बंद, बंद, सीसी बंद और खाली स्थान सीएच बंद होते हैं, इसलिए कुल सहसंयोजक बंद होते हैं। देखो यार सबको पता है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, ठीक है, C6H12 होते हैं, ठीक है। तो इसका जब साइक्लोहेक्सेन का आप जब केमिकल संरचना देखोगे, रासायनिक संरचना देखोगे, तो इसको आप बना दो, C6 है ना, तो इसको षटगुण जैसा बता दो आप, षटकोण जैसा, C, 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 ठीक है। दूसरा मैं ले लेता हूँ, इसमें देखो ऐसे रहता है, इसका जो रासायनिक संरचना होता है ऐसे होता है, ठीक है। और हर बंध से क्या होता है आपका, हर बंध से, ये वाला लेता है व्हाइट कलर का, हर जो कार्बन से होता है, दो कार्बन से क्या होता है, दो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, दो हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा होता है हर कार्बन से, इसका यही संरचना है, ठीक है। बना देता हूँ फिगर, एच ये सब में जुड़ा हुआ है, हर कार्बन से दो, एच और एच। अब मैं आपसे पूछूं, अब ये बन गया, बस इसको जिसको पता था साइक्लो हेक्सेन का जो संरचना होता है इससे पूछ देगा, साइक्लोहेक्सेन में कितने सी सी संरचना है, बता दो जल्दी से, सी सी संरचना की संख्या कितनी है। तो देखोगे सीसी संरचना की संरचना देखो, सीसी पूछ रहा है ना, तो एक हो गया, एक ये हो गया सीसी, देखो एकदम ध्यान से देखना, एक हो गया, एक एक दो हो गया, ठीक है, दो एक कितना हो गया, तीन हो गया, और तीन एक कितना हो गया, चार हो गया, और चार एक कितना हो गया, पांच हो गया, सीसी का पूछ रहा हूँ, पांच और एक छह हो गया, यानी कि सीसी में कितने बंद हो गए, छह हो गए। अब देखो सीसी बंद हमने गिन लिया तो ऑप्शन नंबर ए और बी खत्म हो गया, बस काम खत्म, पैसा हजम। अब दो ऑप्शन बचा है, दो ऑप्शन में से देख लो। अब एच सी एच बंध को जोड़ो, देखो तो सी एच बंध को जोड़ोगे, सी एच बंध को आप जब गिनोगे तो सी एच बंध कैसे होगा, सी और एच एक ए होगा, और एक सी और एच एक ए होगा, यानी कि एक कार्बन दो बना रहा है, तो टोटल इसमें छह कार्बन है, तो छह दुना कितने हो जाएंगे, 12, छह दुना कितना हो जाएंगे, सी एच बंध कितने हो जाएंगे, 12। तो ऑप्शन नंबर देखो तो डी में ही तो बोल रहा है, 6 और 12। अब आगे मत करना क्वेश्चन, यहीं पे खत्म करो, टाइम बचाओ, हमें नहीं करना है आगे। ऐसे भी आप तुम जोड़ोगे, 6 + 12 = 18 ही होगा, जो ऑप्शन में दिया ही हुआ है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से इसको संरचना को बनाओ वहां पे और खत्म करो क्वेश्चन को, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो देखो यार सल्फर में क्या होता है, एक अष्टक परमाणु होता है, अष्टक परमाणु होता है सल्फर, अष्टक परमाणु होता है। और पी जो फास्फोरस होता है इसको हम लोग बोलते हैं P4, जो एक प्रकार का टेट्रा एटॉमिक होता है, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है फोर, टेट्रा एटॉमिक अणु होता है, ठीक है। और आर्गन और नियॉन क्या होते हैं, अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम नहीं होती, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हुआ। अब देखो आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या किस में अधिक है, सल्फर में ज्यादा है भाई, इसमें 4 ही है और इसमें 8 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, एस, यानी कि सल्फर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। चलो भाई, कल एक क्वेश्चन आया था, बताया था कोशिका झिल्ली, रक्षक कोशिका, नाभिक, ऐसा सा क्वेश्चन था, फिगर वाला पूछा हुआ था ना,
इसमें सबने मैंने सबको बताया था, ठीक है। ये वाला ऐसा था, ऐसा था, कल क्वेश्चन एक आया था कल के सेट में ऐसा, और इसमें कुछ था ऐसे ऐसे, और ये पूछ दिया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ना आपके 8 क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है ना, 8 क्लास के एनसीईआरटी का बुक से फिगर उठाया था और पूछ दिया था, जाके देख लेना 8 क्लास के एनसीईआरटी में सेम एग्जैक्ट बुक दिया हुआ था। तो पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसों का आदान प्रदान में सहायक होती है। सबको पता है भाई पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, ये करता है स्टोमाटा रंध्र, जिसको भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यही करता है हमारा गैसों में आदान प्रदान। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, किस बैक्टीरिया की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, किस बैक्टीरिया का उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है, और जिसको पता होगा कर लेगा। इसका राइट आंसर है ई कोली कोलीफॉर्म। इसका राइट आंसर क्या है, ये जल प्रदूषक का सूचक है। अब देखो यार, एक होता है तुम्हारा ब्रिएवो ब्रिवियो कोलोरा, क्या है, विब्रियो कोलोरा। विब्रियो कोलोरा है क्या, एक प्रकार का एक क्या है जीवाणु होता है, एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है, जो हैजा रोग के लिए होता है। किसके लिए, हैजा रोग के लिए। हैजा हैजा रोग के लिए एक प्रकार क्या है, जीवाणु है, एक प्रकार का जीवाणु है, विब्रियो कोलोरा, ठीक है। एक है तुम्हारा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी। टाइफी से मतलब याद रखना टाइफाइड, ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है जो टाइफाइड रोग के लिए, टाइफाइड के जो बुखार होता है ना मानव में, उसके लिए उत्तरदायी होता है। टाइफी से टाइफाइड, कोलोरा हैजा कोलोरा बोलता है ना गांव में, हैजा कोलोरा फैल गए हो गलो, तो वही चलते इसको बोलते हैं हम लोग हैजा के लिए, क्या है ये, हैजा के लिए उत्तरदायित्व है। एक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये होता है तुम्हारा तपेदिक। तपेदिक एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, उसके लिए तपेदिक का एक प्रेरक है, एक सूचक है, ठीक है, एक प्रेरक और सूचक है। सबका मैंने बता दिया, कभी पूछे तो याद रख लेना, कॉपी में लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यार एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, और जिस बंदे ने कभी जिंदगी में अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो इस क्वेश्चन का सिंपल एक छोटा सा है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसने जिसने कॉमन सेंस लगा लिया ना, कॉमन सेंस लगाया तो क्वेश्चन खत्म कर देगा। क्या बोल रहा है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, कौन सा विकल्प नीले काले रंग के दिखने का सही ढंग से बताता है। मेरे भाई देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है, सब ऑप्शन में दिया हुआ आलू, ऑप्शन पकड़ो पहले। अब आलू में सबको पता है, आलू में क्या पाया जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च या मंड बोलते हैं, स्टार या मंड बोलते हैं। बोलो आलू में पाया जाता है ना, आलू में पाया जाता है। तो देखो आलू के रस में स्टार्च होता है, बस इतना सही, मेरा खत्म हो गया ऑप्शन, इतना से ही खत्म, इससे ज्यादा हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, क्योंकि आलू के रस में जब स्टार्च होता है जो आयोडीन के साथ नीला काला हो जाता है। एक जो क्वेश्चन है ना, 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला चैप्टर है भोजन के घटक। भोजन के घटक में सबसे पहले यही चीज बताया गया है कि हम किसी भी चीज में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को कैसे चेक करें, कैसे चेक करें। देखो यहाँ पे भी फिगर में दिया हुआ है, ये आयोडीन का देखो इसमें सॉल्यूशन डाल रहा है, ठीक है, और ये है तुम्हारा पोटैटो का जूस इसमें डाला हुआ है, पोटैटो का जूस डाला हुआ है, और ये क्या है टर्निंग ब्लैक और ब्लू, जो क्या हो रहा है ब्लू और ब्लैक में और हो जा रहा है। जैसे एक आलू का टुकड़ा लीजिए आप, इस पे आप आयोडीन का विलयन डालिएगा तो क्या होगा, ये बदल जाएगा ब्लू या काला में, और ऐसा हो रहा है तो ये प्रोटीन नहीं, ये क्या बताता है, आपके स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को बताता है। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी के बुक में, आप लोग तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं 9th और 10th की, मेरे भाई ऐसा रेलवे रेलवे एक ऐसा एग्जाम है जो एनसीईआरटी को फॉलो करती है, कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जब मैं कोर्स लेके आऊंगा तो हर चीज साइंस को बहुत डिटेल में कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सॉरी हाँ, देखो एक एनसीईआरटी से ही मैंने उठाया है, कक्षा 6 का है, क्लास 6 का है, ठीक है। उसमें देखो मंड के परीक्षण के लिए एक छोटुआ है, एक छोटिया है, ये दोनों छोटुआ छोटिया क्या कर रही है, आलू के एक टुकड़े को लिया है, इस पे आयोडीन का विलयन को डाल रहा है, और जैसे ही आयोडीन का विलयन का रंग नीला या काला हो जाता है, तो बोला जाता है कि उसमें क्या होता है, क्या होता है, मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। देखो सीधे लिखा हुआ है, परीक्षण के लिए खाद
पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए, खाद्य पदार्थ का रंग में होने वाला परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है, यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो था ही जी, क्वेश्चन था ये जी, आप तो क्वेश्चन देख के भी कर सकते, आपसे पूछ देता, आपसे पूछ सकता था प्रोटीन की उपस्थिति, सॉरी प्रोटीन नहीं, स्टार्च या मंड की उपस्थिति को जांच करने के लिए किस विलयन का यूज करते हैं, तो सबको याद होना चाहिए क्या करते हैं हम लोग उसमें, तनु आयोडीन का विलयन, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से एक और है प्रोटीन का परीक्षण, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो प्रोटीन का परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, आप कोई भी प्रोटीन का एक स्रोत लीजिए जिसमें प्रोटीन मिलता है, और उसमें क्या कीजिए आप कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, क्या है, कास्टिक सोडा के विलयन को डालिए इसमें। विलयन को डालने के बाद अगर यह बैगनी रंग का हो जा रहा है, बैगनी रंग का हो जा रहा है, तो बताता है कि उस खाद्य पदार्थ में क्या है, प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोटीन की उपस्थिति को चेक करने के लिए हम किन विलयनों का यूज करते हैं, तो याद रखना कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा का सब कोई फॉर्मूला, रासायनिक जो सूत्र होता है उसको सब कमेंट में बताएगा, कास्टिक सोडा को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही चीज है प्रोटीन का परीक्षण, एक छुटुआ कर रहा है प्रोटीन का परीक्षण, ठीक है। और बैगनी रंग का हो जाता है तो क्या होता है, बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी तरह से होता है एक वसा का परीक्षण, तो वसा का परीक्षण के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। वसा का परीक्षण के लिए आप कोई भी जो फैटी ऑयल जैसे ऑयल वाला खाना होता है ना, ऑयल वाला खाना, उसी में वसा निकलता है। कागज का लीजिए टुकड़ा और इस पे जो खाना है ऑयल वाला, उसमें देखिएगा कागज के धब्बे में, कागज में चेंजिंग हो जाता है, उसमें तेल का धब्बा लग जाता है, तो वो बताता है वसा का, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब सूखे बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद किस रूप में बनता है, चलो बताओ। जब सूखे हुए बिना बुझे हुए चूने को, सूखे बुझे चूने का क्लोरीनीकरण किया जाता है, क्लोरीनीकरण करने का मतलब क्या बोल रहा है मेरे भाई, बोलो जल्दी से। यानी कि जब जो सूखे बुझे हुए चूने का क्या होता है हमारा, यानी कि CaOH के होल 2, यानी कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब तुम क्या करते हो, क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन के साथ जब तुम अभिक्रिया करते हो तो हमारा क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि क्या बनता है मेरा, कैल्शियम कैल्शियम क्या बनता है मेरा, बोलो तो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। जब आप सूखे बुझे हुए चूनों यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, जल बनता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 22 पे। चलो भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन वैसा ही क्वेश्चन पूछ दिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में सब आंसर देगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन का पायसीकरण के लिए क्रिया के समान होता है। जैसे देखो, गंदगी पर साबुन का पायसीकरण, जैसे कोई भी चीज गंदा है, ठीक है, गंदा है, जैसे आपके कपड़े में गंदे लग गए, तो गंदे लगते हैं तो क्या करता है, उस पर साबुन से लगाते हो तो उसका पायसीकरण करके क्या करता है, उसको साफ कर देता है, करता है ना, साफ कर देता है। उसी तरह से पूरा एक मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन की पायसीकरण क्रिया के क्या है, समान है। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बता दो। तो देखो, पित्त जो है एक प्रकार का लवण होता है, क्या होता है, पित्त क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है, सबको पता है पित्त लवण होता है। तो पित्त लवण जो होता है कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। चलो भाई बस यही छोड़ दो, पित्त लवण होता है, पित्त लवण देखो तो यही तो बात कर रहा है पित्त लवण का, तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पित्त लवण जो क्या करता है, बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ते हैं, जो हमारा कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। चलो समझ में आया एक क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलो यार पूछ रहा है क्या, तीन प्रतिरोधों R1 R2 और R3 का IV आलेख नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। R1 और R2 और R3 के बीच सही संबंध क्या है। चलो भाई बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों ने बहुत गलत किया है। चलो एक चीज बता रहा हूं, जब भी आएगी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो मेरा ढाल
जिसका भी स्लोप, ये देखो तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, मेरा स्लोप बता रहा है ना, ये स्लोप होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बदलते हैं, ठीक है। जब भी क्या बदले, स्लोप बोले, स्लोप यानी कि जब भी ढाल, जब भी ढाल, जिसका ढाल यानी कि जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा, उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, इस चीज को याद रखना। लेकिन एक कंडीशन है, कब होता है, जब ग्राफ आई और वी के बीच में हो तो, जब ग्राफ वी और आई के बीच में हो, यानी कि वोल्टेज को हमने ऐसे कर दिया और करंट को इधर कर दिया, इधर कर दिया, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा है, उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। ये दो कंडीशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। समझ में आ रहा है इस चीज को, कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका अगर स्लोप कम है तो उसका प्रतिरोध तो ज्यादा होगा ही, इसमें जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। ये दो कंडीशन है वी और आई के बीच में, और आई और वी के बीच में। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ आई और वी के बारे में दिया हुआ है, आई और वी के बारे में दिया हुआ है। तो देखो तो मैं बात करूं, और देखो किसी को भी इतना नहीं पता है ना, इतना अगर नहीं भी पता है ना, तो इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखो R3 है, R1 है, R2 है, ये तीनों के बीच में R1 को तो आना तय है, चाहे वो बड़ा हो छोटा है, लेकिन बीच में ही आएगा। तो देख लो तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें R1 बीच में आ रहा है, तो R1 ऑप्शन नंबर बी और सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी कभी हो नहीं सकता है। आपके पास तुक्का मारने की चांसेस बढ़ गई है, तो चांसेस बढ़ गई है, तुक्का मारने की चांसेस जब बढ़ गई है तो आप कर सकते हो। देखो तो यहाँ से देखो, यहाँ से स्लोप हम लोग देखते हैं वी से, इसका स्लोप देखो तो स्लोप क्या है, ज्यादा है इसके तुलना में, इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये है, इसका है मान लो θ2, इसका है θ1 और एक θ3 है, ठीक है। तो θ3 का क्या स्लोप क्या है भाई, स्लोप क्या है, ज्यादा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो प्रतिरोध जब भी कम होगा तो R3 का जो प्रतिरोध होगा कम होगा, किससे होगा, R1 से होगा, और R1 का प्रतिरोध कम होगा R2 से। तो ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका R3 R1 R2, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये तो ज्यादा वाला हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस आंसर। ठीक है भाई, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, किस कारकों ने वैज्ञानिक के तत्वों का वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। कहने का मतलब क्या हुआ है कि तत्वों को वर्गीकरण, कौन कौन सा कारण था। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। ये सब तीनों विधियां जो था, ये तीनों तो जब चर्चा किया गया तो पता चला कि तत्वों का वर्गीकरण बहुत जरूरी है। तो यानी कि इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा कौन, 1 2 3, यानी कि जो सॉरी, ये जो तीनों विधियां होती है, ये हमारे तत्वों के वर्गीकरण के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, इसमें क्या होती है, तत्वों को बनाया जाता है, अलग किया जाता है, इस विधि में तत्वों को बनाया और अलग किया जाता है, ठीक है, बनाया और अलग किया जाता है। जैसे उसकी शुद्धता के बारे में पता चलता है, कितना वो तत्व शुद्ध है, उस तत्व का रूप कैसा होगा, ठीक है, उस तत्व की कितनी उपलब्धता है, ये सब सारी चीजें इससे पता पता चलता है तत्वों की विश्लेषण की विभिन्न विधियां से, ठीक है। फिर है तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों का विभिन्न स्रोत कहने का, स्रोत कहने का मतलब तत्व हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जैसे पृथ्वी के भूर परपटी से हमें मिलते हैं, उल्का पिंड हो गया, ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी तत्व है, ये सब तत्व हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। और एक होता है तत्वों के विभिन्न गुण, यही होता है जो तत्वों के विभिन्न गुण, यानी कि तत्वों के जो बिहेवियर होते हैं, गुण होते हैं, वो बताते हैं कि हम उनके गुण के ही आधार पे क्या करते हैं, तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पे व्यवस्थित करते हैं, किसका तत्व का कैसा गुण है। यानी कहने का मतलब है कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए तीनों के तीनों विधि क्या था, तीनों के तीनों कारक बहुत ही जरूरी था, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्वों को वर्गीकरण को आगे की ओर अग्रसर किया। इस ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 1 2 3। तो बोलो भाई आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत मजा आया होगा, तो मजा आया होगा तो जस्ट अगेन आई एम टेलिंग दैट, मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। और वहां पे भी हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और इसमें 2 3 क्वेश्चनों का मैंने आंसर नहीं बताया, उसका आपने बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।